सुमन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, सुमन के बेटे मनीष ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, सुमन की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, सुमन ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ मनीष, क्यों चिल्ला रहे हो? सुमन की पत्नी रोहिणी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, मनीष ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चले जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? रोहिणी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर सीढ़ी के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। सुमन बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगाते हैं। चूँकि वो प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होता देखता रहता था। रात को सुमन की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। सुमन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को सीमा अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। सुमन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर जीने की सामाजिक प्रथा थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी न गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, सुमन, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। रोहिणी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सीमा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सुमन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उनके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब सुमन बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से सुमन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर राजेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर राजेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, रोहिणी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर राजेश ने सुमन की ओर देखा तो सुमन ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर राजेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सीमा को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर राजेश दौड़कर सीमा के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सीमा की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा सुमन, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर राजेश ने सुमन को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, सुमन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सीमा ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है?
समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर राजेश ने रोहिणी की ओर व्यंग्य से देखा। रोहिणी निरुत्तर होकर सुमन को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं की संघर्षों की देन है। और बेटा सुमन, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब तुम छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रोहिणी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत को तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राजेश की आंखों में अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर राजेश ने सीमा से कहा। सुमन को काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर राजेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सीमा के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। सुमन ने अग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। रोहिणी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सीमा से आंख मिलाए। सीमा ने रोहिणी की मनोस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सुमन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रोहिणी और बच्चों ने सीमा के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया।